आज 13 जनवरी 2024। June 2024 विजन आइज का न्यूज टुडे। वेलकम इन ISPCS भैया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एम्पावर्स नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मिशंस टू अलाउ ट्रीटेड सीवेज इनटू वाटर बॉडीज। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एम्पावर्स का जो नेशनल मिशंस ऑफ क्लीन गंगा के द्वारा है, उन्होंने मिशंस को अलाउ किया है क्या कि ट्रीटेड सीवेज इनटू वाटर बॉडीज में जितने भी वाटर बॉडीज के हैं उसको ट्रीटेड किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा शुरू किया है कि एम्पावर्स मतलब शुरू बढ़ावा दिया गया है, शुरू किया गया है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो जो है अपना मिशंस नेशनल मिशंस ऑफ फॉर क्लीन गंगा के उसको अलाउ किया गया है कैसे करने का, तो सीवेज के जितने भी वाटर बॉडीज हैं उसको ट्रीटेड करने के लिए। द नोटिफिकेशंस अमेंडमेंट द अर्लियर रिवर गंगा, नोटिफिकेशन को अमेंडमेंट किया गया जो पहले जो अर्लियर रिवर थे गंगा के, जैसे कि रेजुविनेशंस करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए किसके अथॉरिटी ऑर्डर्स किस कब, तो 2016 में। तो नोटिफिकेशन को अमेंडमेंट किया गया था अर्लियर पहले भी रिवर गंगा अथॉरिटी के ऑर्डर्स कब 2016 में क्या क्या करने के लिए था, रेजुविनेशन करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए। इट्स अमेंडमेंट the provisions that no person shall discharge directly or indirectly any untreated or treated sewage into the river। इसमें अमेंडमेंट में प्रोविजंस लाया गया था क्या कि कोई भी पर्सन डिस्चार्ज नहीं करेगा, क्या डिस्चार्ज नहीं करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, और कोई भी ट्रीटेड और अनट्रीटेड और ट्रीटेड सीवेज कहाँ तक, रिवर में, नदी में। नाउ बिल परमिट्स द डिस्चार्ज ऑफ द treated fluent with the prescribed standards into the river। अब क्या कर सकते हैं, परमिट हो चुका है, नाउ विल परमिट, अब परमिट हो गया क्या, डिस्चार्ज कर सकते हैं किसका, तो ट्रीटेड इन्फ्लुएंट, ट्रीटेड ही डिस्चार्ज होगा क्या, तो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के द्वारा एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, एक प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड जगह उसमें ही केस में, तो रिवर में। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस ऑफ इट्स डायरेक्ट रीयूज फॉर द पर्पज सच एज द एग्रीकल्चरल यूज, इंडस्ट्रियल यूज। आफ्टर कब से जब एक्सप्लोरिंग किया गया था क्या एक ऑप्शन को, क्या कि इसको डायरेक्ट रीयूज भी कर सकते हैं किसके पर्पज के लिए, तो एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री के यूज में। द मूव विल इंश्योर मोर वाटर फ्लोज इनटू द रिवर्स डियर बाय इम्प्रूविंग इट्स बायोडाइवर्सिटी। द मूव बिल इस यह मूव क्या करेगा, इंसिक्योर करेगा क्या, तो मोर वाटर फ्लो कहाँ पर, रिवर में, जिससे क्या होगा, इम्प्रूविंग होगा इसके बायोडाइवर्सिटी में। अबाउट NMCG क्या किसके बारे में, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में। इट वाज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी इन 2011। यह रजिस्टर किया गया था एज अ सोसाइटी कब, 2011 में, अंडर किसके अंडर में, तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। एंड फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और किसके अंडर में फंक्शनल और फंक्शंस था, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, इट वाज रजिस्टर एम एंड ऑब्जेक्टिव abatement of the pollutions and rejuvenations of the river Ganga by adopting a river basins approaches। abatement of the pollutions मतलब pollutions को abatement करने के लिए और क्या करने के लिए, रिजुवेशंस ऑफ द रिवर गंगा, जो अपने गंगा नदी है, गंगा माता की जो है उस जो नदी है गंगा जी का, उसी को रिजुवेनेशन के लिए फिर से उसको स्वच्छ करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, बाय द एडॉप्टिंग ऑफ द रिवर बेसिन अप्रोच, किसके कौन से एडॉप्टिंग के लेकर, रिवर बेसिन अप्रोच को एडॉप्ट कर मेंटेन मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लोज इन द रिवर। क्या मेंटेन करना है, तो मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लोज हो किसमें, रिवर में, टू इंश्योर इट्स वाटर इक्वालिटी, किस लिए, तो इसका इंसिक्योर, क्योंकि इसका इंश्योर रहे इसका वाटर क्वालिटी का। इट्स एक्ट एज द इम्प्लीमेंटेशंस आर्म ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किसको किया गया था, ये एक्ट करेगा क्या,
किसके जैसा, तो इम्प्लीमेंटेशंस आर मतलब इम्प्लीमेंटेशंस आर जैसा। कौन किसका, तो नेक्स्ट किस इट्स एक्स मतलब यह एक्स करेगा, ये एक्स कैसा, तो एक इम्प्लीमेंटेशन हार्ट की तरह। आ मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन हार्ट की तरह, तो किसका, तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का। कंसिस्ट ऑफ 2 टायर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इसमें 2 टायर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। एंड कंप्राइसेस स्ट्रक्चर एंड कंप्राइसेस गवर्निंग काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी बोथ हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल। क्या गवर्निंग काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो दोनों क्या किसके द्वारा हेडेड किए जाएंगे, तो डायरेक्टर जनरल के द्वारा। जो कि यहाँ बोला गया कंसिस्ट ऑफ द 2 टायर मैनेजमेंट के द्वारा। कौन, स्ट्रक्चर एंड कंप्राइजेज, दोनों जो हैं गवर्नमेंट काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी दोनों जो ये दोनों किसके द्वारा हेडेड जाएंगे, किसके द्वारा हेड किए जाएंगे, किसके द्वारा, तो डायरेक्टर जनरल NMCG के द्वारा। अबाउट नमामि गंगे प्रोग्राम, द प्रोग्राम वाज लॉन्च, कब लॉन्च किया गया था, 2014 में, टू रेजुविनेट रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बाय 2014 में लॉन्च किया गया था और 2021 तक इसको एम रखा गया था। बाकी आज तक अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। 1-2 ही गंगा जो कि पिछले न्यूज़पेपर हम लोग जाने थे, क्या, बनारसी और एक प्रयागराज, ये 2 गंगा के बॉर्डर के किनारे जो शहर हैं वही अभी तक वहीं तक गंगा जी जो है अभी तक प्योर है और अब पूरा तरह से स्वच्छ हो चुका है, जो कि हम लोग पिछले बार पढ़े थे स्वच्छ मिशन वाले में, वैसी है। बाकी अभी तक ये एम रखा गया। बाकी करेंटली अब इसको एक्सटेंड किया गया है कब तक का, 2026 तक का। इट्स 8 पिलर इंक्लूड्स, इसके 8 पिलर हैं क्या क्या, तो सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सर्फेस क्लीनिंग, एफोरेस्टेशंस, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक अवेयरनेस, इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट एंड गंगा ग्रान। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। द फर्स्ट एवर IUCN असेसमेंट ऑफ द हिमालय वुल्फ पब्लिश्ड, पहला अभी तक का IUCN असेसमेंट है किसका, हिमालय वुल्फ का, वो पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है। मेजर फाइंडिंग, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस, क्या पाया गया, तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस। IUCN's assessment had flagged a continuing declining in area, extended और क्वालिटी ऑफ द हैबिटेट्स ऑफ द हिमालय वुल्फ, किसका, तो हिमालय वुल्फ का क्या हो रहा है, तो IUCN असेसमेंट है फ्लैग क्या है, कंटिन्यूस उसका डिक्लाइनिंग हो रहा है एरिया में, और एक्सटेंड एंड द क्वालिटी ऑफ द हैबिटेट्स हो रहा है, किसका, एरिया में भी उसका कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग एरिया में भी हो रहा है और एक्सटेंड भी हो रहा है, और क्वालिटी ऑफ द हैबिटेशन भी उसका डिक्लाइन हो रहा है, किसका, तो हिमालयन वुल्फ्स का। एस्टिमेट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, अभी तक एक टोटल पॉपुलेशन कितना रखा गया है, एस्टिमेट किया जा रहा है, तो 2275 से लेकर 3792, 2027 से 378 इन इंडिया, टोटल इंडिया में है इतना। मैच्योर इंडिविजुअल्स, मेजर थ्रेड्स क्या है, तो डिप्रेडेशंस कन्फ्लिक्ट, क्या डिप्रेडेशंस कन्फ्लिक्ट है, ड्यू टू हैबिटेशंस मॉडिफिकेशंस, किसको लेकर मतलब डिप्रेडेशंस कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू हैबिटेशन मॉडिफिकेशन, उनका मॉडिफिकेशन हुआ है किसमें, हैबिटेशन में, और इंक्रोचमेंट्स एंड डिप्लेशंस ऑफ द वाइल्ड प्री पॉपुलेशंस, और इंक्रोचमेंट हुआ है और डिप्लीटेशन हुआ है किसका, तो वाइल्ड प्री पॉपुलेशंस का। हाइब्रिडाइजेशंस विथ डॉग्स, डॉग्स के साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन किया जा रहा है, स्पेशली इन लद्दाख एंड स्पीति वेयर पॉपुलेशंस ऑफ द फेरल डॉग्स आर इंक्रीजिंग, किसके द्वारा, तो स्पेशली इन लद्दाख में और स्पीति किया जा रहा है, कहाँ पे, तो पॉपुलेशंस ऑफ द फेरल डॉग्स आर इंक्रीजिंग, फेरल डॉग्स का पॉपुलेशन में क्या पड़ा जा रहा है, तो इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है उसका। इलीगल हंटिंग भी किया जा रहा है, फॉर ट्रेड इन द फर, उसके फर के ट्रेड के लिए, और बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग पाउस, टंग्स एंड हेड्स, उसके और बॉडी पार्ट्स के लिए किसके, कौन से बॉडी पार्ट्स के लिए, तो पाउस के लिए भी, टंग्स के लिए भी, और हेड के लिए भी, उसके वुल्फ के हेड के लिए, वुल्फ के पाउस के लिए भी, और टंग के लिए भी। अबाउट हिमालयन वुल्फ, हम हिमालयन वुल्फ के बारे में, कैनिन लुपस एसएसपी चैनो, कैनिन्स लुपस एसएसपी एंड चैनो। हैबिटेशन, उसका हैबिटेशन क्या है, द हाई लैटिट्यूड्स,
हाई एल्टीट्यूड्स अबव 3900 मीटर इन द हिमालयज, नेपाल एंड इंडिया, नेपाल और इंडिया में पाया जाता है, एंड द टिबेटियन प्लेटू में, और टिबेटियन प्लेटू में। हायर एल्टीट्यूड रहता है कहाँ, तो 3900 मीटर से एबव में, और कहाँ पे, तो हिमालय रीजन में, हिमालयज पे पाए जाते हैं, तो नेपाल और इंडिया के साथ साथ टिबेटियन प्लेटू पे भी। पोसेस जेनेटिक एडेप्टेशंस टू कोप विथ हाइक्सोपिक्स कंडीशंस, हाइपोसिक्स कंडीशंस, मतलब सामना करते हैं किसके, हाइपोसिक्स मतलब वहाँ पे जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कम रहता है, उससे वो सामना करते हैं, को सामना करना, और हाइपोसिक्स कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत सफिशिएंट नहीं रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो थिक फर, उनका फर बहुत ठीक रहता है, विथ ब्राउन कलरेशंस ऑन द बैक, उनके बैक पर ब्राउन कलर होता है, एंड द टेल विद द प्लेयर येलो, टेल क्या होता है, प्लेयर येलो होता है, मतलब पीला टाइप का, हल्का पीला टाइप का, ऑन द फेस, और फेस पर भी, लिम्स एंड अंडर साइड्स, मतलब टेल येलो कहाँ कहाँ पे होता है, फेस पे भी होता है, लिम्स पे होता है, और अंडर साइड्स में होता है। लार्जर दैन द इंडियन एंड यूरोपियन वुल्फ्स, क्या है, लार्जर दैन है किनसे, तो इंडियन और द यूरोपियन वुल्फ से। प्रीफर वेल्ड ओवर डोमेस्टिक प्रे, डोमेस्टिक प्रे से ओवर ज़्यादा प्रीफर है तो वेल्ड हो। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इनके, तो आईयूसीएंस क्या रेड लिस्ट में है, क्योंकि वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में रखा गया है इनको, और सिटीज के अंडर में अपेंडिक्स 1 में है। मेजर्स सजेस्टेड फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ द हिमालयज वुल्फ्स, मतलब क्या सजेशन, मतलब मेजर्स क्या लिए गए हैं सजेशन करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए इनका हिमालय वुल्फ्स का, तो सिक्योरिंग एंड रिस्टोरिंग हेल्थी वाइल्ड प्रे पॉपुलेशंस एंड लैंडस्केप्स, सिक्योरिंग करने के लिए और रिस्टोरिंग करने के लिए हेल्थी वाइल्ड प्रे का क्या, पॉपुलेशंस का और लैंडस्केप्स का। ट्रांसबाउंड्री इफोर्ट्स, तो इसका ट्रांसबाउंड्री करने के लिए भी इसका इफोर्ट्स लिया गया, क्या, इन द कंजर्वेशंस ऑफ द स्पीसीज इन रेंज कंट्रीज, जितने भी इनके रेंज कंट्री, इस स्पीसीज का रेंज कंट्रीज है उनको में कंजर्वेशन करने के लिए। इनकॉर्पोरेट द हिमालयज वुल्फ्स इन कंजर्वेशन प्रोग्राम, इनकॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट करना पड़ेगा हिमालयज वुल्फ का कंजर्वेशन प्रोग्राम में। स्टैंडिंग कमिटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिपोर्ट्स emphasizes स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, जो स्टैंडिंग कमिटी है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का, वो रिपोर्ट की है क्या, एम्फेसाइजेस क्या, कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का फॉर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। SPRS मतलब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिसर्च आर क्रूड ऑयल स्टोरेज, क्या है, तो क्रूड ऑयल स्टोरेज है, that would be adding to storage of the crude oil with oil making companies, यह क्या करता है, जोड़ता है किसका, would be मतलब यह एडिशनल मतलब, और साथ में क्या करता है कि स्टोरेज करता है क्रूड ऑयल का, किसके साथ में, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके साथ में ये क्रूड ऑयल को साथ में स्टोरेज, उसके ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ में अपने से ही ये क्रूड ऑयल को स्टोरेज करता है, एडिंग मतलब साथ में रखता है अपना, स्टोरेज करता है क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल स्टोरेज, SRS जो है SPRS। डीज आर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया थ्रू इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, यह इनका एस्टेब्लिश्ड हुआ था कहाँ पे, इंडिया में, किसके द्वारा, तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा। ए स्पेसिफिक पर्पस व्हीकल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एक स्पेसिफिक पर्पस है, एक स्पेसिफिक पर्पस व्हीकल्स है किनके अंडर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। SPRS इन इंडिया, इनका फेज 1 में क्या होता है, तो सेटअप इन 3 लोकेशंस, 3 लोकेशन में इनको सेटअप किया गया था, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में, कर्नाटका के 2 जगह पे और आंध्र प्रदेश के एक, कहाँ पे, तो विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में, और मैंगलोर एंड पाडूर कहाँ पे, कर्नाटका में। फेज 2 में प्लान्ड इन द
चांदीखोल उड़ीसा एंड पाडुर। मतलब फेज़ 1 में 3 लोकेशन पर सेटअप किया गया था, एक विशाखापट्टनम में, एक मैंगलोर में और पाडुर में। और फेज़ 2 में प्लान किया गया था कहाँ पे, तो चांदीखोल में और पाडुर में। करंट SPR's कैपेसिटी ऑफ द इंडियन इक्विवेलेंट टू द मीट ओनली 9.5 डेज। अभी तक क्या है इसका कैपेसिटी, मतलब इक्वालिटी है कितना का, तब मीट ओनली 9.5 डेज का ही है। ऑफ द नेशनल डिमांड, जितना भी अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिमांड है एक दिन का, उससे लेकर 9.5 डेज तक का ही कैपेसिटी के इक्वल के बराबर है अभी तक का इसका जो करंट कैपेसिटी है स्टोरेज का। इन एडिशन साथ में OMC हैव स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर द क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉर 64.5 डेज। साथ में OMCG का भी स्टोरेज फैसिलिटी है किसके लिए, तो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कब तक के लिए, तो 64.5 डेज के लिए भी। हेंस करंट टोटल नेशनल कैपेसिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ द क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज 74 डेज। अभी तक टोटल नेशनल कैपेसिटी कितना हो जा रहे हैं, टोटल क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का तो 74 डेज। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नेसेसिटेट्स टू इंश्योर ऑयल स्टॉक। इंटरनेशनल एनर्जी है जो नेसेसिटेट्स किया है इंसिक्योर करने के लिए ऑयल स्टॉक का क्रूड ऑयल प्लस रिफाइंड प्रोडक्ट्स में लेवल इक्वलिटी टू 90 डेज ऑफ इंपोर्ट्स, 90 डेज के इंपोर्ट्स के बराबर। सिग्निफिकेंस ऑफ SPRS, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी ड्यूरिंग क्राइसिस, जब भी क्राइसिस होगा उसके लिए एनर्जी का सिक्योरिटी के लिए। जैसे कि अभी वार हुआ है यूक्रेन और रसिया के बीच में चल रहा है, हमास और इजराइल का चल रहा है, इधर ही यमन पे अटैक हो गया है, हमास का जो है उस पर भी अटैक कर दिया गया किसके द्वारा, तो अमेरिका और UK के द्वारा। तो वहाँ पे भी क्राइसिस हो सकता है, इसके लिए एनर्जी इंसिक्योर करना है जब क्राइसिस, इस तब जो क्राइसिस हो तब उसके लिए है। इंसुलेट इकोनॉमी फ्रॉम द क्रूड प्राइस वोलेटिलिटी, जब भी क्रूज मतलब जो भी क्रूड ऑयल का, जब भी क्रूड प्रोडक्ट का ऑयल का प्राइस इंक्रीज करेगा, मतलब वोलेटिलिटी रहेगा, तब भी ये इकोनॉमी को इंसुलेट होने से बचाएगा, मतलब इंसुलेट इकोनॉमी को अपना बचाएगा। जब क्यों, क्योंकि प्राइस जब वोलेटिलिटी में रहेगा तब क्रूड ऑयल का। कैन बी रिलीज आउट टू ऑयल कंपनीज फॉर स्टोरेज, यह कैन रिलीज कर सकता है, रिलीज आउट टू मतलब जो भी ऑयल कंपनीज का है स्टोरेज के लिए, उनका जो स्टोरेज है स्टोरेज के लिए। चैलेंजेस इन द सेटिंग अप SPRS, चैलेंजेस क्या हुआ सेटिंग करने के लिए SPRS का, तो हाई कैपिटल एंड इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, मतलब हाई कैपिटल और मतलब कॉस्ट का बहुत हाई होना। इशूज ऑफ द लैंड इक्वेसिशंस फॉर द फेज़ 2 में लैंड इक्वेसिशन मतलब लैंड का लोकेशन करने में, लैंड को लोकेट करने का भी इशू आया था। लोकेशंस फार फ्रॉम एक्सटेंडेड रिफाइनरीज इंक्रीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अगर लोकेशन बहुत दूर रहेगा एक्सटेंडेड रिफाइनरीज के जहाँ पे रिफाइनिंग हो रहा है, उससे अगर स्टोरेज सिस्टम कहीं और दूर रहेगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा, जिसके कारण प्राइस भी इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन द केरला सूट्स अगेंस्ट द स्टेट्स बोरोइंग कैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या सिक्स क्या सेंट्रल को रिस्पॉन्स करने के लिए किस पर, तो केरला सूट्स अगेंस्ट स्टेट्स बोरोइंग कैपेसिटी, केरला स्टेट्स का जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसको लेकर। केरला गवर्नमेंट आर्ग्यूड अमेंडमेंट, केरला गवर्नमेंट जो है आर्ग्यू किया है कि अमेंडमेंट को इन 2018 में क्या मेड फॉर FRBM एक्ट 2013, जो 2003 का FRBM एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया इन कब 2018 में, क्या तो इम्पोजिंग नेट्स बोरोइंग सेलिंग, इम्पोज करने के लिए नेट बोरोइंग सेलिंग का, एंड इंक्रोचमेंट इनटू लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ स्टेट्स, और इंक्रोचमेंट करने के लिए लेजिस्लेटिव डोमेन के ऑफ स्टेट में। पब्लिक डेप्ट ऑफ द स्टेट्स, जो पब्लिक डेप्ट है स्टेट का, इज एंड आइटम इन द स्टेट लिस्ट, ये किस में आता है, तो स्टेट लिस्ट में आता है। अंडर आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, को कितने आर्टिकल्स के कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 246
जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो स्टेट लिस्ट में आता है कौन, तो पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट का। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 जो FRBM है, उसका फुल फॉर्म क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 है, was enacted to provide for responsibility of the central government to ensure inter intergenerations equality in the fiscal management and long term macroeconomic stability। जो एक्ट आया था 2003, उसमें क्या क्या था, इनेक्टेड किया था क्या, कि प्रोवाइड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड किया गया, किस लिए, तो इंश्योर करने के लिए इंटरजेनरेशन इक्वालिटी इन द फिजिकल मैनेजमेंट, जो इंटरजेनरेशन इक्वालिटी हो, जो इंटरजेनरेशन इक्विटी हो फिजिकल मैनेजमेंट उसके लिए, और लॉन्ग टर्म माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, जो लंबे समय तक जो अपना छोटे छोटे व्यापार है माइक्रो इकोनॉमिक है उसका स्टेबिलिटी के लिए भी इसको इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किया गया, प्रोवाइड किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किया सेंट्रल गवर्नमेंट का। इट पुट्स लिमिट्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग, डेब्ट एंड डिफिसिट। ये क्या क्या एक लिमिट्स को पुट किया गया है किस पर, तो सेंट्ल गवर्नमेंट का बोरोइंग पर और डेब्ट पर और इस डिफिसिट पर। 2018 अमेंडमेंट टू एक्ट्स, जो 2018 अमेंडमेंट एक्ट था वो लिमिट्स कंबाइंड डेब्ट टू GDP रेशियो टू सेंट्रल्स एंड स्टेट्स टू 60% बाई 2024 टू 2025। ये लिमिट्स कंबाइन कर दिया गया डेब्ट टू GDP, जो डेब्ट से है लेकर ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट तक रेशियो का ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट्स, कहाँ तक, तो 260%। कब तक, तो 2024 से 2025 पर। 40% ऑफ द सेंट्रल एंड 20% फॉर द स्टेट। 40% किसके लिए जाए, किसके लिए, तो सेंट्रल के लिए, और 20% किसके लिए, तो स्टेट के लिए। ऑल्सो स्टेट हैव देयर ओन FRBM एक्ट्स, स्टेट के पास भी एक अपना FRBM एक्ट है, मॉड्यूलेटेड आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट FRBM एक्ट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मॉड्यूलेट किया गया। ऑर्डर टू ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म, फिजिकल फेडरलिज्म, ऑर्डर टूल्स ऑफ दम, और क्या टूल्स हो सकते हैं फिजिकल फेडरलिज्म को। फेडरलिज्म मतलब कि स्टेट गवर्नर और सेंट्रल गवर्नर के बीच में भी अच्छा से बनती रहे, स्टेट गवर्नर कुछ हेल्प करे तो स्टेट गवर्नर को भी, मतलब एक ऐसा कि ये दोनों को मैनेज हो सके, ये इसको बुरा भी ना लगे और इसको भी बुरा ना लगे, क्योंकि ऑल अंडर भी इंडिया के अंडर ही सभी स्टेट्स आते हैं, इनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल के द्वारा है। क्योंकि स्टेट्स के जितने भी टैक्स होते हैं पूरे सेंट्रल की ओर जाते हैं, और सेंट्रल स्कीम हो गया, चाहे सेंट्रल की ओर से जो भी फिजिकल बेनिफिट्स दिया जाता है वो स्टेट को दिया जाता था, सभी की इक्वलिटी नहीं हो पाते, इसलिए लाया गया है। क्योंकि फिजिकल फेडरलिज्म रहे। और टूल्स क्या है, तो फाइनेंशियल कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन है उसका ट्रांसफर्स एक्ट आर्टिकल 280, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स, गवर्नर के साथ में इंटर गवर्नमेंटल, एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट के साथ में ट्रांसफर्स। वेरियस ग्रांट्स एंड लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज। बहुत सारे ऐसे लोन्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसको, तो स्टेट को भी और स्टेट के लोकल बॉडीज़ को डेवलपमेंट के लिए या कुछ भी काम करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक चीज़ तैयार करना है, जैसे कि केरला में बहुत सुनामी ही आ गया, तो उसके कारण स्टेट भी रिस्पॉन्स लेता है, या स्टेट के अपना जितना भी ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जितने भी बजट होते हैं उससे अपना करता है, उसमें कमी आ जाता है तो स्टेट क्या होता है, सेंट्रल की ओर से मदद मांगता है, या सेंट्रल भी अपने से भी देते हैं, और साथ साथ में सेंट्रल क्या करता है कि बढ़िया मतलब लोन भी प्रोवाइड करता है उसको डेवलपमेंट करने के लिए। वही बोल जा रहा है इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर। आर्टिकल 293 सब 2 एम्पावर्स, क्या देख करता है, एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लोन्स टू एनी स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, मेक लोन्स टू एनी स्टेट्स से, एंड गिव गारंटीज फॉर द स्टेट लोन्स, और गारंटी दे सकता है स्टेट को लोन के लिए। आर्टिकल 293 सब 3 restricts states from the borrowing without concerns of the central गवर्नमेंट, मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है स्टेट को
किससे, तो बोरोइंग करने के लिए विदाउट कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट से। दे हैव आउटस्टैंडिंग लोन्स और ग्रांटीज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके पास क्या है, इफ दे हैव, इफ स्टेट्स के पास आउटस्टैंडिंग लोन्स और ग्रांटी फ्रॉम द सेंट्रल लोन्स के द्वारा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और उनका आउटस्टैंडिंग लोन्स है और ग्रांटीज है। तो in 2023 दूसरे पार्ट, in 2023 ग्लोबल ओशियंस हीट कंटेंट डबल्ड और ट्रिपल्ड सिंस द लेट 1980s सोज स्टडी। एक स्टडी में मालूम चल रहा है क्या कि 2023 में ग्लोबल ओशियंस हीट का जो क्या था डबल और ट्रिपल हो गया। कब से, तो 1980 से। की फाइंडिंग, अमाउंट ऑफ द हीट स्टोर्ड amount of the heat stored in the upper 2000 meters of the global oceans। हीट का जो हीट स्टोर जो क्या है कि अमाउंट किया गया है कितना, अपर 2000 मीटर से भी ज़्यादा ऑफ द ग्लोबल ओशंस में रिच 286 जेटा जूल्स इन 2023। मतलब 286 कहाँ तक पहुँच गया, तो 286 जेटा जूल्स तक पहुँच गया है 2023 में। रिलेटिंग टू द 1981 टू 2010 एवरेज, मतलब 1921 से और 2010 के एवरेज में कहाँ पर पहुँच गया 2023 में, तो 286 जेटा जूल्स तक पहुँच गया है हीट स्टोर। 2023 estimated of the ocean heat content represents around 4.6 billion Hiroshima nuclear bombs। तो 2023 में एस्टिमेट किया गया था किसका, ओशियन हीट कंसर्न का रिप्रेजेंट करेगा अराउंड 4.6 बिलियन हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब का। एज ओशियंस एब्जॉर्ब 90% ऑफ द हीट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, और ओशियन क्या है एब्जॉर्ब कर रहा है 90% ऑफ द हीट किससे, तो ग्लोबल वार्मिंग से। अटलांटिक नॉर्थ एंड वेस्टर्न पैसिफिक में, कहाँ पर, अटलांटिक में, नॉर्थ एंड वेस्टर्न पैसिफिक में, एंड साउदर्न ओशियंस आर द वार्मिंग एट द फास्टर रेट दैट द ग्लोबल एवरेज। जो पहले जो ये जो अटलांटिक था या नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउदर्न ओशन में जो भी आइस थे वो क्या हो रहा है, जो पहले से ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा रेट में, फास्टर रेट में क्या कर रहे हैं, वार्मिंग हो रहे हैं, वो सब गर्म हो रहे हैं। अबाउट OHC, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाई एंड स्टोर इन द ओशियंस। ये क्या करता है, डिफाइन करता है क्या, तो टोटल अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड, जो टोटल अमाउंट ऑफ द हीट है, जो कितना टोटल हीट हुआ है, कम हुआ या ज़्यादा हुआ, उसी को एब्जॉर्ब करता है किस, बाई एंड स्टोर्ड इन द ओशियंस। कहाँ से तो स्टोर होता है ओशियंस में, उससे। एंड मेजर्स ऑफ द वाटर्स टेम्परेचर्स रिफ्लेक्टेड द अमाउंट ऑफ द हीट इन द वाटर एंड द पार्टिकुलर टाइम एंड लोकेशन। एक पार्टिकुलर लोकेशन पर एक पार्टिकुलर टाइम में यह मेजरमेंट करता है क्या, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया गया है कितना, और वाटर टेम्परेचर रिफ्लेक्ट कितना कर रहा है इस सबको। इट इज़ मेजर इन द जूल्स, किस में मेजर करते हैं, तो जूल में मेजर करते हैं। द यूनिट ऑफ द एनर्जी, जूल क्या है, यूनिट है एनर्जी का। वाटर हैज़ द हायर हीट कैपेसिटी देन एयर, वाटर के पास क्या है, हायर हीट कैपेसिटी है किससे, तो एयर से ज़्यादा। विच मीन्स दैट कैन स्टोर मच लार्जर अमाउंट ऑफ द हीट, इसका मतलब क्या है कि वह स्टोर कर सकता है बहुत ज़्यादा हीट का। इसलिए देखते हैं कि जब भी कार्बोरेटर में जो गाड़ी के होते हैं उसमें पानी डाला जाता था, या पहले देखे होंगे जनरेटर में, पहले के जो लोग जानते जो होंगे 1980s के या 90s का, तो जो पहले जनरेटर चलता था शादी ब्याह में, तो वहाँ पर एक ऐसे ये मान लो कि ये जनरेटर है, यहाँ से हैंडल डाला जाता था, ये जनरेटर है, इसके साथ में एक पाइप निकाला जाता था और यहाँ पे एक ड्राम बैठाया जाता था, और इसमें यहाँ से पाइप इसमें जाता था पानी, और यहाँ से इसमें गर्म पानी जाता था। क्यों, क्योंकि मालूम है कि ये वाटर क्या है,
मच लार्जर अमाउंट का हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए ही। और गाड़ी के कार्बोरेटर में भी पानी डाला जाता था इसी कारण, क्योंकि वो इंजन को ठंडा ज़्यादा गर्म ना कर सके, हल्का ठंडा रख सके। रोल ऑफ द ओशन हीट कंटेंट्स, इसका रोल क्या है? अफेक्ट्स अर्थ एनर्जी, वाटर एंड कार्बन साइकिल्स, अफेक्ट कर सकता है अर्थ की एनर्जी का, जो कि टेम्परेचर हर एक साल बढ़ते जा रहा है, और वाटर को भी और कार्बन साइकिल को भी। इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, मेन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर क्या है? तो क्लाइमेट चेंज का है। बेंड ओशियन वार्म्स, जब ओशियन वार्म्स करेगा, इट रिलीज हीट, क्या करेगा? हीट को रिलीज करेगा और मॉइस्चर को इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, इंटेंसिफाइंग द स्टॉर्म्स कॉजिंग सेवरल वेदर इवेंट्स, और स्टॉर्म्स को इंटेंसिफाई करेगा, बढ़ाएगा, और जिससे सेवरल वेदर इवेंट्स होंगे। लोअरिंग द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर, वाटर में ऑक्सीजन लेवल कम होगा। राइजिंग ओशियन टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट द कोरल्स, जितने भी ओशियन कोरल्स हैं उसको डायरेक्ट इफेक्ट करेगा जब ओशियन टेम्परेचर को राइज होगा तब। सुप्रीम कोर्ट्स क्वेश्चन सेंटर्स ऑन जीएम मस्टर्ड, सुप्रीम कोर्ट क्या है, क्वेश्चन किया है किसको लेकर? तो जेनेटिक, जो भी जेनेटिक मस्टर्ड हैं उसको लेकर, जीएम मस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस वेदर जेनेटिक इंजीनियर्स अप्राइजर्स कमेटी, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस किए हैं वेदर साथ में किससे? तो जेनेटिक एनर्जी अप्राइजल कमेटी से, हैड कंसीडर्स रिपोर्ट करे, कंसीडर करे किस? ऑफ द कोर्ट अपॉइंटमेंट, ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड, कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड किया गया है टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी का, बिफोर, पहले, अप्रूविंग ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 फॉर इन्वायरमेंटल रिलीज के लिए जो पहले अप्रूविंग किया गया था ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड DM11 को, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट किया है टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी का, और कंसीडर किया है रिपोर्ट के लिए। अर्लियर इन 2022, पिछले साल के पिछले, हैज रिकमेंडेड इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ DMH11, पिछले साल के पिछले में रिकमेंडेड किया गया था रिलीज करने के लिए किसका? तो DMH11 का। DMH मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। यह सेकेंड इंट्रोड्यूस है, कब से लेकर? तो GM कॉटन को लेकर। GM कॉटन क्या था कि पहला GM कॉटन इज अ कमर्शियल यूज्ड इन इंडिया, पहला कौन था? तो GM कॉटन था। उसके बाद से क्या किया गया है कि धारा मस्टर्ड ऑयल को, DMH को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जिसको सेकेंड आफ्टर GM कॉटन, मतलब GM कॉटन जो है उसके बाद से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, किसको अप्रूवल दिया गया था अपने इन्वायरमेंटल सीड्स में इस टेस्टिंग को लेकर, वही है DMH11। तो उसी के हम लोग अब बारे में जानते हैं क्या है। तो DMH11 ट्रांसजेनिक मस्टर्ड डेवलपमेंट बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी हर्बिसाइड्स टोलरेट वैरायटी दैट हैज अंडरगोन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, यह क्या है? ट्रांसजेनिक है मस्टर्ड, ये ट्रांसजेनिक मस्टर्ड है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, हर्बिसाइड्स एंड टोलरेंट वैरायटी है इसमें, दैट हैज अंडरगोन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसके अंडर में जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है। अंडरगोन, इसके पास क्या है? अंडरगोन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस है। इट हैज़ 2 एलाइज जीन्स, इसके पास में क्या है? 2 एलेन जीन है, एक बर्नासे एंड बार स्टार्स, किसका? तो बर्नासे और बार स्टार का। आइसोलेटेड फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम, किसके द्वारा आइसोलेटेड है? तो सॉइल बैक्टीरियम के द्वारा, जिसको बैसिलस बोलते हैं, और एमिलोलिक्यूफेसिन्स, एक बैसिलस है, और एमिलोलिक्यूफेसिन्स है। ये जो बैक्टीरिया है, उसी के द्वारा ये क्या है? आइसोलेटेड है फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम, जो ये दोनों सॉइल बैक्टीरिया है। किसके 2 इसमें एलायंस जीन है? तो बार्नेस और बार स्टार का। GMO जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज अ प्लांट, क्या होता है? एक प्लांट है, एनिमल में भी हो सकता है, माइक्रोब्स में भी हो सकता है, इन विच 1 और मोर चेंजेज, एक के साथ साथ
कई प्रकार के चेंजेस किया जाता है हैव बीन मेड टू जीनोम, जिसके द्वारा जीनोम बनाया जाता है, टू लेटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, टू लेटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक किया जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बढ़ावा किया जाता है। ट्रांसजेनिक रिफर टू एन ऑर्गेनिज्म हुज जीनोम हैज बीन अल्टरनेटेड बाय, जो ट्रांसजेनिक रिफॉर्म है उसको, जो ट्रांसजेनिक रिफर्स है ऑर्गेनिक से क्या कहता है, जीनोम को ट्रांसफ़र किया जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ वन एंड मोर फॉरेन डीएनए, एक और दूसरे के जो फॉरेन में दूसरे के डीएनए है उसमें, और सीक्वेंस फ्रॉम एनोडर स्पेसिस, और दूसरे के स्पेसिस के सीक्वेंस में, जैसे कि मान लो कि इसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस, मतलब एक और एक से अधिक जो भी डीएनए है उसके सीक्वेंस को क्या कहेगा, एनोडर स्पीसीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय द आर्टिफिशियल मीन्स, अपने आर्टिफिशियल्स के द्वारा। पहले क्या होता है कि एक आदमी का दूसरे आदमी का सेम डीएनए होते हैं, तो डीएनए तो सबको सबने मतलब हल्का हल्का चेंज होता है, बाकी उसमें क्या कहता है एक के डीएनए के और दूसरे के एक से अधिक के डीएनए के साथ में जो डीएनए का सीक्वेंस होते हैं उसमें एक अलग आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा उसमें एक दूसरे स्पेसिस में चेंज किया जाता है सीक्वेंस में, उसको ही हम लोग क्या करते हैं, उसको जीएमए के द्वारा किया जाता है। जैसे वही बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस किसके द्वारा, बाय इंट्रोड्यूस वन और मोर फॉरेन डीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम अनदर स्पेसिस, एक और दूसरे का अधिक डीएनए को सीक्वेंस किया जाता है एक दूसरे के स्पेसिस के द्वारा, किसी आर्टिफिशियल मैनर के द्वारा, आर्टिफिशियल मीन्स से। अप्रूवल प्रोसेस फॉर ट्रांसजेनिक क्रॉप, इसको अप्रूवल प्रोसेस, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के अप्रूवल का प्रोसेस क्या होता है, द सेफ्टी असेसमेंट होना चाहिए बाय द कमिटीज के द्वारा, आर कंडक्टेड बिफोर ओपन फील्ड टेस्टेड, ओपन फील्ड में टेस्ट होने से पहले उसको कमिटी के द्वारा सेफ्टी असेसमेंट कंडक्ट, जो ओपन फील्ड मतलब अभी तो लैब में वो टेस्टिंग होता है, जैसे लैब से बाहर आने के लिए मतलब ओपन पूरा फील्ड में उसको टेस्ट होने से पहले क्या करना चाहिए, सेफ्टी असेसमेंट होता है, कमिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट मस्ट बी बेटर देन नॉन जीएम वेरिएंट्स, जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो मस्ट भी मतलब अच्छा होना चाहिए, जो नॉन जीएम वेरिएंट है, जो नॉर्मल वेरिएंट्स है उससे, जो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है, वो जो भी ट्रांसजेनिक प्लांट है वो जो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट नहीं है उनसे वो बेटर होना चाहिए। एंड इन्वायरमेंटली सेफ होना चाहिए, इन्वायरमेंट को सेफ भी होना चाहिए फॉर कमर्शियल क्लियरेंस के लिए। GEAC रिकमेंडेशंस इन्वायरमेंटल रिलीज, GEAC क्या करता है, रिकमेंडेड करता है इन्वायरमेंटल रिलीज के लिए। फाइनल अप्रूवल बाय मिनिस्ट्री ऑफ EFCG, फाइनल अप्रूव किसको मिलता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द EFCG के द्वारा मिलता है। बेनिफिट ऑफ द GM क्रॉप्स जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का बेनिफिट्स क्या है, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द प्लांट डिजीज, ये प्लांट डिजीज के रेजिस्टेंस जो होते हैं उससे अगेंस्ट में होते हैं। इम्प्रूव्ड यील्ड, पैदावारी में भी इसका इम्प्रूव्ड होता है। इंक्रीज फूड सिक्योरिटी में भी इनका इंक्रीज रहता है। अबाउट GEAC के बारे में हम लोग जानते हैं। GEAC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यह क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर में आता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 1986 में जो बनाया गया था उसके अंडर में आता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्राइजल्स ऑफ द प्रपोजल्स रिलेटिंग टू द रिलीज ऑफ GM ऑर्गेनिज्म। ये रिस्पॉन्सिबल करता है किसके लिए, अप्राइजल प्रपोजल का रिलेटिंग किसके, तो रिलीज ऑफ द GM ऑर्गेनिज्म का। एंड प्रोडक्ट्स टू इन्वायरमेंट में रिलीज होने से मतलब रिलीज ऑफ न मतलब जो रिलीज होने के लिए क्या, तो GM ऑर्गेनिज्म को और द प्रोडक्ट्स इनटू इन्वायरमेंट में। मिनिस्ट्री, इसका मिनिस्ट्री कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके मिनिस्ट्री कौन है, तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये बोले तो फाइनल अप्रूवल कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ऑल्सो इन न्यूज 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, 30 मीटर का टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट जो है, इंडियन डेलीगेशंस विजिट्स
हवाई टू डिस्कस प्रोग्रेस ऑफ द TMT। इंडियन डेलीगेट्स कहाँ गए थे? हवाई में डिस्कस करने के लिए जो 30 मीटर का टेलीस्कोप का प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है। सो TMT इज अ न्यू क्लास ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। TMT क्या है? तो 30 मीटर टेलीस्कोप क्या है? एक न्यू क्लास ऑफ द एक्सट्रीमली बहुत बड़े टेलीस्कोप का एक नया क्लास है। दैट विल अलाउ, यह अलाउ करेगा सेइंग डीपर इनटू द स्पेस एंड ऑब्जर्विंग कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स विथ अनप्रेडिसेंटेड सेंसिटिविटी। यह अलाउ करेगा सीइंग देखने के लिए डीपर इनटू स्पेस, स्पेस के अंदर बहुत डीप में देखने के लिए, और ऑब्जर्व करेगा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को विथ किसके साथ? अनप्रेसिडेंटेड सेंसिटिविटी को लेकर, जो अनप्रिडिक्टेड रहते हैं, अनप्रिडिक्टेड सेंसिटिविटी होते हैं उसको लेकर। इट इज ए ज्वाइंट वेंचर्स ऑफ द 5 कंट्री। ये ज्वाइंट वेंचर है किसके? 5 कंट्री का, इंडिया, कनाडा, USA, चाइना एंड जापान। डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया के कौन भाग लिए हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इंडिया के सांसद कनाडा, USA, चाइना एंड जापान। इट्स बीइंग इंस्टॉल्ड एट द मौना किया इन हवाई। कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा? तो मौना किया में। कहाँ पे? तो हवाई में। द लेवल ऑफ द कंट्रीब्यूशंस डिटरमाइनेंस द अमाउंट ऑफ द व्यूइंग टाइम और स्लॉट्स। द लेवल ऑफ द कंट्रीब्यूशंस डिटरमाइन करेंगे अमाउंट ऑफ द व्यूइंग टाइम, कितना व्यूइंग टाइम होना चाहिए, और स्लॉट्स, और कितने स्लॉट्स में होना चाहिए। TMT वुड बी एबल टू रिसॉल्व ऑब्जेक्ट 12 टाइम्स बेटर दैन द हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। जो अभी का हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है उसे 12 टाइम्स बेटर दिखाएगा, रिजोल्व करेगा ऑब्जेक्ट को। अब अगले आते हैं, कोल्ड डार्क मैटर CDM। Scientists have found a new approach to explore CDM। कोल्ड डार्क मैटर जो है उसको साइंटिस्ट क्या है, एक न्यू अप्रोच को फाउंड किए हैं, किसका? एक्सप्लोर करने के लिए कोल्ड डार्क मैटर का। CDM इज अ हाइपोथेटिकल डार्क मैटर। CMC क्या है? एक हाइपोथेटिकल डार्क मैटर है दैट कंस्टिट्यूट्स 25% ऑफ द करेंट यूनिवर्स। अपने करेंट यूनिवर्स का 25% वो कंस्टिट्यूट करता है। कोल्ड और द हॉट रिफर्स टू द फैक्ट्स दैट पार्टिकल्स ऑफ द CMD मूव्ड एट द स्पीड्स मच लोअर देन द स्पीड ऑफ द लाइट। कोल्ड और हॉट रिफर्स किया जाता है फैक्ट्स पर, किसके? तो पार्टिकल्स ऑफ द, जो पार्टिकल्स हैं कोल्ड डार्क मैटर के, उसके मूव पर क्या? तो उसके स्पीड्स मस्ट बी लोअर देन द स्पीड ऑफ द लाइट। अपने स्पीड ऑफ द लाइट का जो है उसके मस्ट लोअर होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो हॉट हो जाएगा, कम हुआ तो कोल्ड हो जाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हाट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द CDM आर। ये बहुत डिफिकल्ट है डिटरमाइन करने के लिए कि जो कंस्टिट्यूट्स है CDM का कोल्ड डार्क मैटर में वो क्या क्या है, सो क्या क्या नहीं है। वन ऑफ द प्रोमिसिंग कैंडिडेट्स ऑफ द CDM इज वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। उसमें से एक प्रोमिसिंग कैंडिडेट्स हैं जो कि CDM का वो लगाया जा रहा है कि वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स है। वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स रिप्रेजेंट्स वन हाइपोथेसिसाइज्ड क्लास। यह क्या रिप्रेजेंट करता है? एक वन हाइपोथेसिस क्लास ऑफ द पार्टिकल्स दैट्स नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इमिट लाइट। वह क्या? एक हाइपोथेसिस क्लास प्रेजेंट करता है जिसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स क्या ना लाइट को इमिट करते हैं और ना ही एब्जॉर्ब करता है, एंड डोंट इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द अदर पार्टिकल्स। और कोई पार्टिकल से वह स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं करता है। आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल। आकाश का न्यू जनरेशन मिसाइल के बारे में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ द आकाश NG मिसाइल। जो आकाश का न्यू जनरेशन मिसाइल है उसका सक्सेसफुली उसका फ्लाइट्स कंडक्ट किया है DRDO ने। आकाश NG इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश क्या है? एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, कैपेबल टू इंटरसेप्टिंग हाई स्पीड एलाइंस एंड एरियल थ्रेड्स। ये कैपेबल है किसके लिए? तो इंटरसेप्टिंग हाई स्पीड में भी और एंजिल और द एरियल थ्रेड के लिए भी। इट हैज रेंज, कितना है इसका रेंज? है अराउंड 80 किलोमीटर। इट्स एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली
स्कैनर एरे इस इसका क्या है, एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्स एरे है जो मल्टी फंक्शन करता है रडार फीचर्स। जो रडार फीचर का मल्टी फंक्शन उसका ऑल दिस फंक्शंस, जो रडार फीचर्स के ऑल जो 3 फंक्शंस होते हैं उसका मल्टी फंक्शनल है। कैसे, तो सर्च करना, अटैक करना एंड फायर कंट्रोल इन द वन प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म में सर्च करके अटैक करना और फायर को कंट्रोल करना। आकाश वेपन सिस्टम इज द शॉर्ट रेंज सरफेस एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। आकाश जो है अपना वो क्या है, शॉर्ट रेंज सरफेस है एयर मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम का। इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय DRDO, वो स्वदेशी ही डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया किसके, DRDO के द्वारा। तो क्या एक ये क्या है, इंटरसेप्टिंग कैपेबल इंटरसेप्टिंग हाई स्पीड मिसाइल है। और ये क्या क्या है, तो एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम में लाया गया है किसको, इंडिजीनियसली डिजाइन है और DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। अटल सेतु नभ सेवा सी लिंक, अटल सेतु नभ सेवा सी लिंक इंटीग्रेटेड बाई किसके द्वारा इंटीग्रेटेड किया गया, तो अपने प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। इट इज अ कंट्रीज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, यह सबसे लंबा सी ब्रिज है कंट्री का। ऑल्सो रेफर्स एज अ मुंबई ट्रांस हार्बर्स लिंक, और इसको रिफर्स किया जाता है किसके द्वारा, तो मुंबई ट्रांस हार्बर्स लिंक का ही। इसका कितना मीटर लॉन्ग है, तो 21.8 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज व्हिच इज 16.5 किलोमीटर बिल्ड कंप्लीटली ओवर द सी। 16.5 किलोमीटर पूरा सी में ही कंप्लीट किया गया इस सी को, और रिमेनिंग 5.7 या समथिंग किलोमीटर वो लैंड पे है। टोटल इसका लेंथ कितना है, 2.8 अप्रोक्स 22 किलोमीटर लॉन्ग। इट्स कनेक्ट्स सेवरी इन मुंबई बिट्स नवा सेवा इन रायगढ़। यह कनेक्ट करता है किसका, सेवरी, मुंबई के सेवरी से बिट्स नव सेवा इन द रायगढ़ का डिस्ट्रिक्ट, मुंबई का जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कहाँ पे, तो नव सेवा का किससे, तो सेवरी से। डियर बाई इजिंग ट्रैवल बिटवीन मुंबई से नवी मुंबई, ये इजिंग ट्रैवल हो जाएगा कहाँ से, मुंबई से नवी, जहाँ पहले बोला जाएगा कि जहाँ पहले जाने में 2 से 3 घंटा लगता था, अब सिर्फ 20 मिनट्स में ही मुंबई से नवी मुंबई आदमी जा सकता है। कंजॉइंड सिल्वर लाइन सिग्रेरिटीज कंजंक्टा, कंजॉइंट सिल्वर लाइन सिग्रेरिटीज कंजंक्टा, कंजॉइंट सिल्वर लाइन सिग्रेरिटीज कंजोइंटा। इट इज ए न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज, यह क्या है, एक नया प्रकार का बटरफ्लाई का स्पीसीज है। आइडेंटिफाई किया गया है कहाँ, कर्नाटका के कोडागू डिस्ट्रिक्ट में। कर्नाटका के कोडागू डिस्ट्रिक्ट में एक नया बटरफ्लाई स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया जिसका नाम है कंजॉइंट सिल्वर लाइन। इट इज़ द फर्स्ट सच फाइंड इन द वेस्टर्न घाट्स, इस यह पहला पाया गया है कहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट्स में। इन द लास्ट 4 डिकेड, 40 साल के पिछले 40 साल में पहली बार यह एक नया आइडेंटिफाई किया गया है बटरफ्लाई का। इट कंसिस्ट्स ऑफ द फ्यूज्ड स्पॉट्स एंड द बैंड्स ऑन द अंडर साइड्स ऑफ द विंग्स। यह पाया गया क्या कि फ्यूज्ड स्पॉट्स है और क्या है, बैंड्स हैं अंडरलाइन का है उसके विंग्स पर। एंड शाइनी सिल्वर लाइन, और एकदम चमकीला सिल्वर लाइन है सेंटर ऑफ द डोज बैंड्स, जितने भी विंग्स पे जो बैंड है उस डोज बैंड से उस बैंड्स के बीच में, जैसे कि मान लो कि ये बटरफ्लाई है, यहाँ पे स्पोर्ट्स किया गया है, फ्यूल्ड स्पोर्ट्स, ऐसे से लंबे फ्यूल्ड स्पोर्ट्स में इसके बीच में जो लाइन है ना, ये जो लाइन, उसके लाइन में एक सिल्वर लाइन सेंटर पाया गया बॉडी उसके बैंड्स पे, ये जो बैंड्स है उसके एकदम सिल्वर लाइन पाया गया है, वही बोला जा रहा है कि शाइनी सिल्वर लाइन्स। वाइल मेल्स हैव डार्क शाइनिंग ब्लू, जब वही जो लाइन था यहाँ पर उसके
पंख पे ऐसे ऐसे लाइन जो है वही शाइनिंग है। कहाँ पे? शाइनिंग ब्लू है, डार्क शाइनिंग ब्लू। कहाँ पे? तो मेल्स पे, मेल्स के विंग्स पर। अब फीमेल के पास क्या है? डार्क ब्राउन विंग्स। और फीमेल का क्या है? डार्क ब्राउन विंग्स है। मेल के पास क्या है? तो डार्क शाइनिंग ब्लू विंग्स है, उसका जो विंग्स है उसका डार्क शाइनिंग ब्लू है। और डार्क ब्राउन विंग्स किसका है? तो फीमेल का है। लोअर टिप्स ऑफ देयर विंग्स हैव द पैटर्न ऑफ द ऑरेंज डॉट्स। लोअर टिप्स में जो उसके विंग्स के लोअर टिप्स में है उसके क्या पाया गया है? पैटर्न पाया गया है ऑरेंज डॉट्स। छोटे जो डॉट्स होते हैं ऑरेंज टाइप का। दैट्स लुक्स लाइक फॉल्स हीड। वो दिखने में कैसा लगता है? फॉल्स हीड की तरह। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रीडेटरी अटैक। एक उसको प्रोटेक्ट करता है किससे? तो प्रीडेटरी अटैक से। आगे 1 मिनट। ग्रीन रुपीज टर्म डिपॉजिट स्कीम। ग्रीन रुपीज जो है मतलब ग्रीन रुपीज का टर्म डिपॉजिट स्कीम के बारे में है। SBI का जो है स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया हैज लॉन्च्ड स्कीम, एक स्कीम लॉन्च किया है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू मोबिलाइज फंड फॉर इन्वायरमेंट एंड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट। मतलब इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने एक SBI ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है मोबिलाइज फंड फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट्स। और उसी प्रोजेक्ट के लिए इट्स ओपन रेसिडेंट्स इंडिविजुअल्स, एक ओपन रेसिडेंट्स इंडिविजुअल्स का है जो कि नॉन इंडिविजुअल्स एंड NRI कस्टमर्स। ये ओपन रेसिडेंस है किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए भी, नॉन इंडिविजुअल और NRI कस्टमर्स के लिए भी। ग्रीन डिपॉजिट्स मीन्स, ग्रीन डिपॉजिट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट्स, जो भी है वो इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट होंगे रिसीव्ड बाय रेगुलर एंटिटीज। जो भी आ रही है मतलब रेगुलर एंटिटीज हैं उसके द्वारा यह रिसीव्ड किए जाएंगे। फॉर अ फिक्स पीरियड, फॉर एक फिक्स पीरियड के लिए। टू फिक्स पीरियड द प्रोसीड्स ऑफ द व्हिच आर अनमार्क्ड फॉर द बीइंग एलोकेटेड टुवर्ड्स द ग्रीन फाइनेंस। एक प्रोसीड्स है क्या? तो व्हिच आर द अनमार्क्ड, जो भी अनमार्क्ड है फॉर किसके लिए? तो बीइंग एलोटेड टुवर्ड्स द ग्रीन फाइनेंस के लिए। तो ग्रीन डिपॉजिट मतलब क्या है कि एक इंटरेस्टेड बियरिंग होगा डिपॉजिट का। किस पर रिसीव किया जाएगा? तो रेगुलर इमिशंस का फिक्स डिपॉजिट करेगा और प्रोसेस करेगा। प्रोसेस क्या रहेगा? तो अनमार्क्ड फॉर द बीइंग एलोकेटेड टुवर्ड द ग्रीन फाइनेंस। थोड़ा बोलिए तो अब इसमें आते हैं। हडबोल्ट्स इनिग्मा, Humboldt's enigma. It was proposed by Alexander von Humboldt. यह किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। स्टार्टिंग दैट माउंटेन रीजन्स जनरली डिस्प्ले द हायर डाइवर्सिटी। स्टार्टिंग कहाँ से किया गया था? तो माउंटेन रीजन्स का जनरली डिस्प्ले हायर डाइवर्सिटी। माउंटेन्स रीजन में जनरली देखा गया क्या कि हायर डाइवर्सिटी पाया जाता है। दैट्स ट्रॉपिकल रीजन, जो कि ट्रॉपिकल रीजन पर, जो ट्रॉपिकल रीजन से मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन है उससे ज़्यादा माउंटेन रीजन में जनरली देखा गया है हायर डाइवर्सिटी। वाइल द कन्वेंशनल बिलीफ्स इज दैट, कन्वेंशनल बिलीफ है क्या कि वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल एरियाज हैव द ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल एरिया जो है वह वर्ल्ड का हाईएस्ट मतलब वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्रोडक्टिविटी है और वहाँ पर डाइवर्सिटीज है। The proponents of the 100 volts engines holds that many areas outside the tropical areas are also high biodiverse. प्रोपोनेंट्स क्या है Humboldt's इनिग्मा का कि होल्ड करता है क्या कि मेनी ऑफ द एरिया जो ट्रॉपिकल एरिया के आउटसाइड में है वह हाईली बायोडाइवर्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स। एक एग्जांपल है माउंटेन्स का। सपोर्टिंग दिस साइंटिस्ट हैव आल्सो फाउंड दैट सपोर्टिंग दिस, इसको सपोर्ट में करते हुए साइंटिस्ट ने ये भी पाया गया कि मोर हेटेरोजीनियस ऑफ द geological compositions of the mountains is the more diverse they are।
मतलब जो मोर हेट्रोजेनियस जियोग्राफिकल कंपोजिशंस है माउंटेन का, वह मोर डाइवर्स है। इसके दे आर जितने भी ये ट्रॉपिकल जोन के हैं या जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज के हैं या ट्रॉपिकल एरियाज में है, उससे भी ज़्यादा क्या पाया गया है, क्या देखा गया है कि साइंटिस्ट ऑल्सो भी और पाए क्या कि मोर हेट्रोजेनियस है, हेट्रोजेनियस जियोलॉजिकल कंपोजिशंस है माउंटेन का, और किसके और मोर डाइवर्सिटी है दे आर वो लोग वो सब। श्री कलरम मंदिर, श्री कलरम मंदिर भी क्यों न्यूज में रहा था? द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द कलरम मंदिर ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी, नासिक, महाराष्ट्र। ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी अपने नरेंद्र मोदी जी विजिट किए हैं कलरम मंदिर को, जो कि गोदावरी रिवर के बैंक पर है, नासिक में, महाराष्ट्र में। अबाउट द टेम्पल, अब टेम्पल के बारे में क्या क्या बोलते हैं? तो इट वॉज बिल्ड इन, कब बनाया गया था? तो 1782 बाय द सरदार रंगराव ओढेकर। 1872 में सरदार रंगराव ओढेकर के द्वारा बनाया गया था। द साइट ऑफ एन ओल्ड वुडन टेम्पल, यह क्या है? साइट है किसका? एंड ओल्ड वुडन टेम्पल का, एक पुराना ओल्ड वुडन टेम्पल है, लकड़ी का, पुराना लकड़ी का बना हुआ टेम्पल है। और कब बनाया गया था? तो 1872 में। किसके द्वारा? तो सरदार रंगराव ओढेकर के द्वारा। इट इज सपोज्ड टू स्टैंड ऑन द स्पॉट्स वेयर द लॉर्ड राम लिव्ड ड्यूरिंग हिड एग्जाइल। जब लैंड रोल वनवास में थे तब सपोर्ट, इट इज सपोर्ट किया जा रहा है क्या कि स्टैंड किए थे, स्टैंड ऑन द स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स है स्टैंड, मतलब इट्स सपोज्ड, ये एक सपोज किया जा रहा है कि स्टैंड है यहाँ पर, स्पोर्ट्स किए गए थे श्री राम जी जब वो वनवास पर थे तब। इट्स डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम ब्लैक स्टैचू ऑफ द लॉर्ड राम। यह डिराइव किया जाता है किसके नाम से? तो ब्लैक स्टैचू ऑफ राम, श्री राम जी का, जो श्री राम जी हैं उनका ब्लैक स्टैचू है, इसलिए यह डिराइव्स किया जाता है। द टेम्पल इज ऑल्सो साइट ऑफ द लैंडमार्क एगिटेशंस लीड बाय द बाबा साहेब अम्बेडकर डिमांडिंग टेम्पल एंट्री राइट्स फॉर दलित्स मोर देन 90 ईयर्स एगो। 90 साल पहले यह एक लैंडमार्क एगिटेशन क्या होता है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वह डिमांडिंग किए थे इसी मंदिर से कि एंट्री ऑफ द राइट्स ऑफ द दलित, जो दलित्स का मंदिर में घुसने का राइट्स मांगे थे, इसलिए ये टेम्पल भी लैंडमार्क किया जाता है। एक लैंडमार्क है कि 90 साल पहले भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब जो है अपने, उन्होंने राइट्स मांगा था, एंट्री मांगा था दलित्स के लिए। पर्सनालिटी इन द न्यूज, सावित्री फुले 1831 से 1897, ये है हमारी सावित्री फुले जी। इनको क्यों न्यूज में रही थी? ये भी न्यूज में थी, उन्हीं के बारे में है पर्सनालिटी इन द न्यूज। कौन सा पर्सनालिटी थे? तो सावित्री फुले जी। इनका जन्म 1831 में हुआ था और देहांत 1897 में। सोशल एक्टिविटीज, ये क्या है? एक सोशल एक्टिविटी, एक एक्टिविस्ट है, रिफॉर्मर भी है और राइटर भी हैं। उन्होंने बहुत सारे बुक और बहुत सारी थॉट्स भी लिखा था। ये रिफॉर्म भी हैं और सोशल एक्टिविज्म है। एंड इंडियन फर्स्ट वुमेन टीचर फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से यह पहला वुमेन टीचर्स बनी है। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं। कौन? तो सावित्री बाई फुले जो फर्स्ट इंडियन वुमेन टीचर हैं महाराष्ट्र से। कंट्रीब्यूशंस एंड अचीवमेंट, इनका कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट क्या है? सी एंड हर हस्बैंड्स, ज्योतिराव फुले, ये किनके वाइफ थी? तो ज्योतिराव फुले के थे। ज्योतिराव फुले का आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है वो भी। तो सी एंड हर हस्बैंड, वह और अब उनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले स्टार्ट किए थे फर्स्ट इंडिजीनियस रन स्कूल फॉर द गर्ल्स इन पुणे इन 1848। बोला जाता, ऐसे तो सब जानते हैं, ज्योति फुले को ही जानते हैं कि पहला ही स्वदेशी स्कूल रन किए थे। कौन? तो ज्योतिराव फुले गर्ल्स के लिए पुणे में। बाकी उनके साथ साथ उनकी वाइफ भी, जो कि सावित्री बाई फुले हैं, वो भी उनके साथ साथ स्टार्ट किए थी। कौन? द फर्स्ट इंडिजिनियसली रन, पहला स्वदेश के द्वारा रन किए गए स्कूल गर्ल्स के लिए पुणे में इन 1948 में।
सॉरी इन 1848 में, क्योंकि उससे पहले जो भी था वो अंग्रेज के द्वारा स्कूल बनाया जाता था, सिर्फ बॉयज़ के लिए पढ़ने के लिए होता था, सिर्फ अंग्रेज ही पढ़ेंगे या जितने भी हायर क्लास के हैं वो सभी पढ़ेंगे, बस गर्ल्स के लिए, इन जैसे गर्ल्स को पढ़ने के लिए भी इन्होंने पहला इंडिजीनियसली पहला स्वदेशी स्कूल चलाया, जो कि पुणे में 1848 में। इन 1873 फुले सेटअप्स द सत्यशोधक समाज, इन्होंने फुल किया सत्यशोधक समाज का इस्टेब्लिश सेटअप किया 1873 में। ट्रूथ सिक्स सोसाइटी, जहाँ पे सिर्फ सच ही बोला जाए। टू अटेंड इक्वल राइट्स फॉर पीपुल फ्रॉम लोअर कास्ट, जो अटेंड कर जो लोअर क्लास के पीपल हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको इक्वल राइट्स के लिए सिर्फ सत्यशोधक समाज, जहाँ पर सिर्फ ट्रूथ सीकर सोसाइटी सिर्फ सत्य ही लोग बोलेंगे, सिर्फ सत्यशोधक सोसाइटी ही रहेगा, और अटेंड करें और अटेंड किए क्या तो इक्वल राइट्स के लिए जितने भी पीपल लोअर क्लास के लोअर कास्ट के लोग थे उसके इक्वल राइट्स के लिए। सेटअप बलियाटा प्रतिबंध गृह, उन्होंने सेटअप किया क्या बलियट प्रतिबंधक गृह। अ चाइल्ड केयर सेंटर, एक चाइल्ड केयर सेंटर है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट ओ विडो एंड द रेप विक्टिम, इन्होंने एक सेटअप किया मतलब इन्होंने एक स्थापना किया किसके लिए, तो एक प्रेग्नेंट वोमेन का जो विडो हो जाते हैं, जो विधवा जाती है, जो अंग्रेज लोग जो वार हुआ, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्हों भी लड़े, उनके हस्बैंड का डेथ हो गया और वो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनके लिए, और अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे को भी रेप किया गया था विक्टिम को, तो उन जो प्रेग्नेंट हो जाते रेप विक्टिम के लिए भी और प्रेग्नेंट विडो के लिए भी उन्होंने एक चाइल्ड केयर सेंटर का सेटअप किया, जिसका नाम था बालियाटा प्रतिबंधक गृह। लिटरेरी वर्क उन्होंने क्या किया था, कव्या फुले पोएट्री ब्लूम्स, कव्या फुले उन्होंने लिखा था, जो कि पोएट्री ब्लूम्स है। बावन काशी सुबोध रत्नाकर, बावन काशी सुबोध रत्नाकर लिखा द ओशियंस ऑफ द प्योर जम्स। वैल्यूज इनका क्या था, कंपेंशंस थे, कॉरेज था इनमें, और ह्यूमनिज्म थी। कौन सावित्रीबाई फुले, जिनकी वाइफ थी तो ज्योतिबाई फुले के, उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्होंने पहला इंडिजीनियस रन स्कूल गर्ल्स पुणे में किया था 1848 में, और उन्होंने बलियाट प्रतिबंध गृह का भी सेटअप किया था, और इनका जन्म 1831 में हुआ था और उनके देहांत 1897 में था। ये हैं सावित्रीबाई फुले। ये था आज का न्यूज। विजयनिकस डेट्स ऑल। आप लोग कैसा लगा डिस्कशन, आप लोग बताइएगा, और चाहे इससे भी डिटेल में बता सकते हैं, जैसे कि एक्ट्स के बारे में, या गंगा नमामि प्रोजेक्ट क्या है, या हिमालय उल्फ के बारे में, ये सब आप लोग चाहते हैं और इससे डिटेल में भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल। जो भी गलती होगा आप लोग बताइएगा, जो भी गलती होगा माफ़ कीजिएगा। डेट्स ऑल। गुड नाइट।